नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश संडे ऑफ बीट में आपका स्वागत है। आज जम्मू कश्मीर पे चर्चा, जिसके बारे में हम गर्व से दावा करते रहे हैं कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। इस स्वर्ग में जो राजनीतिक घमासान मचा है, उसने क्या यहाँ की नदियों के पानी को बदला है? क्या जिस तरह से झेलम बहती है, चिनाब बहती है, तवी बहती है, रवि बहती है, यह अनगिनत नदियाँ, छोटी बड़ी नदियाँ जो यहाँ पर चलती हैं, बहती हैं, उनके मौसम में, उनके बहाव में कुछ परिवर्तन आया है? क्योंकि सियासत, राजनीति तो ज़बरदस्त बदल गई है। और जिस तरह से 2019 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद 10 साल बाद यहाँ पर चुनावी माहौल देखने को मिला है। और यह माहौल अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, बड़े सवाल पेश कर रहा है हमारे सामने, ऐसे सवाल जो दरअसल चुनावी सभाओं में देखने को या सुनने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि क्या ये नदियाँ जो पहचान रही हैं हमारी साझी विरासत की, उन्होंने भी अपना रास्ता कुछ बदला है, या वे जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरत वादी है, जो खूबसूरत लोग हैं यहाँ के, उनके दिल का दर्द आज भी कह रही है। सिर्फ मामला डल झील का नहीं, सिर्फ झेलम का नहीं, सिर्फ चिनाब का नहीं, या सिर्फ रवि नदी का नहीं है। यहाँ पर दांव पर लगा है कश्मीर, यहाँ पर दांव पर लगा है जम्मू, और जम्मू कश्मीर का बदलता हुआ सियासी चेहरा, पॉलिटिकल फेस ऑफ जम्मू कश्मीर इज एट द एज। या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा। और जिसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 370 हटने के बाद नया कश्मीर बना है, क्या ये नई कश्मीर की बदौलत हुआ है कि लोगों ने बड़े समय बाद कश्मीर घाटी में इतना वोट दिया, या फिर अंदर ही अंदर जो गुस्सा पनप रहा है उसका एक्सप्रेशन उन्होंने अपने वोटों में करके दिखाया है? और जिस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों के जो पॉलिटिक्स है वो इतनी अलग हो गई है, इतनी डिवाइडेड हो चुकी है कि सवाल ये है कि जो 43 सीटों वाला जम्मू क्षेत्र है, डिलिमिटेशन के बाद यहाँ की सीटें बढ़ाई गई, 90 टोटल सीटें हैं, उनमें से 43 सीटें जो जम्मू के पास हैं और जो 47 सीट कश्मीर घाटी के पास है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि पहली बार जम्मू का व्यक्ति जम्मू कश्मीर का सदर यानी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो क्या यह संभव होने जा रहा है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो कम्युनल पोलराइजेशन है, सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण है दोनों इलाकों के बीच, वह रूल करेगा, वह लिखेगा मस्तकबिल पर कि क्या होने जा रहा है देश के इस अहम इलाके में, या फिर जो ज़मीनी मुद्दे हैं वह सिर चढ़ के बोलेंगे और वह तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होने जा रहा है। आपको जो ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जम्मू कश्मीर की, ये पहले भी जितनी सुंदर थी अभी तक उसी तरह से अपनी सुंदरता को लेकर खड़ी हुई हैं और हमें लगातार आकर्षित करती रहती हैं कि आओ और महसूस करो कि जम्मू कश्मीर सिर्फ पर्यटन का स्थल नहीं है, सिर्फ बिजनेस या लैंड ग्रैब का स्थल नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह से ज़मीन की लूट शुरू हुई है वह
दिखा रही है कि लद्दाख जिस रास्ते पे गया है, लद्दाख के सोनम वांगचुक जिस रास्ते पे गए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर दोनों के लोगों को यही रास्ता अख्तियार करना पड़े। लेकिन फिलहाल चुनावी मौसम है, इतना अहम चुनाव है जिसमें मोदी, शाह और आरएसएस का सब कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि उनका सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है, 370 हटा है और उसके बाद उन्होंने साम दाम दंड भेद अपनाकर यहाँ की राजनीति को अपने मन मुताबिक ढालने की सारी कोशिशें की हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इन चुनावों को लेकर क्या सियासी अटकलें चल रही हैं, क्योंकि अभी जो मतदान है और रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर को, उसके बीच बहुत कुछ हो सकता है, बहुत तिकड़में चल सकती हैं। उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा राजनीतिक खेल दांव पे लगाया है, वह यह है कि जम्मू रीजन से जो 43 सीटें हैं उनमें से 35 या यूं कहें मैक्सिमम 37 उनका दावा है, मेरा नहीं, उतनी सीटें उन्हें मिल जाएंगी और बाकी जुगाड़ वह कर लेंगी कश्मीर घाटी से, तोड़ ताड़ के ले आएंगे विधायकों को और इस तरह से उनका सपना पूरा हो जाएगा। एक हिंदू मुख्यमंत्री हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का। और दूसरी संभावना, दूसरी अटकल यह है कि अगर जम्मू से कांग्रेस अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके 20 और 25 सीटें ले जाती है और घाटी की 47 सीटों में एनसी बढ़त हासिल करती है, एनसी कांग्रेस का गठबंधन है, तब वह जुगाड़ करके सरकार बना सकती है। यहां पर कश्मीर घाटी में दांव पर दांव हैं और सबसे बड़ा दांव यह है कि इंजीनियर रशीद जो टेरर एक्ट में गिरफ्तार हैं, खाली जमानत पर छूटे हैं, 2 अक्टूबर तक बाहर हैं चुनाव प्रचार के लिए, फिर वापस वह जेल चले जाएंगे। उनकी जो पार्टी है अवामे इत्तेहाद पार्टी, वह और उसे जो जमात का समर्थन मिला है, जमात जो अभी प्रतिबंधित चल रही है, लेकिन उसने अपने 10 निर्दलीय घोषित तौर पर उतारे हैं। 35 सीटों पर एआईपी लड़ रही है, जमात के 10 हैं, दोनों के बीच गठबंधन है। अगर यह बेहतरीन अपना प्रदर्शन करती है तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन जो है यहां पर कांग्रेस और एनसी का, वह सरकार बनाने के लिए हो सकता है इन पर भी निर्भर हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और जो कुछ समय पहले तक का सीन था वही रहता है, एनसी को बढ़त होती है, कांग्रेस भी ठीक करती है, तब क्या एनसी की और कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्योंकि पीडीपी भी जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की हिस्सेदार नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर वह खुद को इंडिया गठबंधन के साथ ही बताती है। लिहाजा यह जो पूरा का पूरा अटकलबाजी है, यह है बहुत दिलचस्प और इसमें हम नजर दौड़ाना शुरू करते हैं जम्मू की कुछ अहम सीटों पर से। जम्मू की 43 सीटों में अधिकांश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है और यहां पर दोनों ही तरफ से जो प्रचार है वह घाटी के प्रचार से बिल्कुल अलग है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति डिवाइडेड है। यहां पर सबसे पहले सुनिए कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं और चुनाव प्रचार के दौरान सीधे सीधे कांग्रेस और विपक्ष के एजेंडे को सेट करती हैं। यहां पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से स्टेटहुड नहीं मिला है, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिलने की वजह से कितना बड़ा नुकसान जम्मू के लोगों को हो रहा है। और दूसरा अहम सवाल है नौकरी का। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जिसे पेश किया जा रहा है अनगिनत भाषणों में, वह यह
कि जब से मोदी शाह का सीधा शासन चल रहा है एलजी की तरफ से, तब से तकरीबन 15-20 साल बाद ऐसा हुआ है कि जम्मू के इन इलाकों में आतंकी हमले इतने तेज हुए हैं और इसे कांग्रेस पेश कर रही है बीजेपी एलजी के शासन की विफलता के तौर पर। लेकिन यहां प्रियंका गांधी कई अहम सवाल उठाती हैं और एक अपना पर्सनल कनेक्ट भी जोड़ती हैं अपनी दादी की अंतिम यात्रा श्रीनगर में और मां भवानी की मंदिर में उनके साथ जाने का जिक्र करती हैं। जो जम्मू और कश्मीर की जनता के हृदय की बात है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? सच्चाई पर क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे? वो रेलवे स्टेशन की बात करने से नहीं मिलेगा आपको वापस। एक लूट का राज स्थापित किया है, रिमोट वाला राज स्थापित किया है। आपको अपने हक नहीं मिल रहे हैं इस राज्य में। आपकी जमीनें लैंड बैंक बन रही हैं। किसके लिए? आपके लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो मोदी जी पूरे देश भर में स्थापित कर चुके हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ मिलेगा। वही आज जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। यहां रिलायंस के रिटेल स्टोर खुल रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो आपकी दुकानें हैं, आपके छोटे बिजनेस हैं, उनको मारा जा रहा है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, और आज बड़े बड़े रिटेल वाले जो उद्योगपति हैं आपके बिजनेस को छीन रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी अपनी सरकार नहीं है। नौकरियों का हक आपको मिलना चाहिए। यहां तमाम नौजवान खड़े हैं। मेरी बहनें मेहनत करके, परिश्रम करके बड़ा करती हूं। मैं 52 साल की हूं, मेरा बेटा 24 साल का है, मेरी बेटी 22 साल की है। क्या चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए? एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं। कुछ बड़ी शान, शोहरत, पैसा, सत्ता नहीं। हम चाहते हैं कि खुश रहें, ईमानदारी से अपना काम करें और अपनी कमाई कर लें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ये आप भी चाहते हैं, इस मंच पे बैठे सारे नेता भी यही चाहते हैं। तो ये हक आपसे छीना क्यों जा रहा है? आज रोजगार के मामले में जम्मू और कश्मीर इतना पीछे क्यों पड़ गया है? इतनी बेरोजगारी क्यों है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और जयराम रमेश जम्मू में बहुत अहम सवाल उठाते हैं और जयराम रमेश ने जो 5-6 सवाल पूछे हैं, अगर वह एक राजनीतिक सवाल या चर्निंग पैदा करते हैं तो निश्चित तौर पर जम्मू में परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। और इधर देखिए, जम्मू में बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है कि 2 के बारे में तो हमें पता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन साथ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारा जाता है, और योगी आदित्यनाथ अपने उस तेज तर्रार तेवर में तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं अयोध्या अयोध्या अयोध्या, राम मंदिर, कम्युनल कार्ड जमकर खेला जाता है जम्मू में। और मोदी जी कटरा पहुंचकर वहां के लोगों से वोट मांगते हैं कि देखो मैंने यह स्टेशन भी बनाया है, लेकिन सबसे बड़ा कार्ड उनके पास है, वह है कि उन्होंने किस तरह से 370 हटाया और उसकी वजह से बहुत से ऐसे वंचित समाज को आरक्षण दिया जो 370 में नहीं मिल सकता था, और एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जो जम्मू में है उसे सीमेंट लगाया है बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह उनके अपने घर से है। जिस तरह से सर फुटौवल है, जिस तरह से बागी उम्मीदवार उतरे हुए हैं,
अनगिनत बागी उम्मीदवार हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जो टर्न कोट्स हैं यानी कांग्रेस से या पीडीपी से आए हुए नेता, उन्हें जगह मिली हैं जम्मू डिवीजन में भी। यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस देश का कांग्रेस का शाही परिवार देश का कांग्रेस ने हमला किया, लांछन लगाए। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे, और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है, इसको ये मांग रहे हैं। बताइए भाई, राहुल गांधी, आप लोगों को गुमराह मत करिए। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, इन्होंने देश को विभाजन का दंश दिया, इन्होंने पलायन का दंश दिया। तो जम्मू में जो चुनाव 3 चरणों में है, जम्मू कश्मीर दोनों में, उसमें अगर सिर्फ हम जम्मू की बात करें तो पहले चरण में चिनाब वैली थी, जिसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन 8 सीटें 18 सितंबर। सेकेंड फेज 25 सितंबर, राजौरी, पूंछ और रियासी तीनों ही हाल के दिनों में भीषण आतंकी हमलों के निशाने पर रहे हैं। और यहां पर जिस समय चुनाव का पूरा माहौल है, उस समय भी एनकाउंटर्स रुके नहीं। और यह बड़ा सवाल बना हुआ है, सिर्फ मोदी शाह के लिए नहीं, बाकी सियासत के लिए भी, कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और तीसरा चरण जो निर्णायक है, वह जम्मू, सांबा, कठुआ और ऊधमपुर के सीटें हैं, इस इलाके की सीटें हैं। आइए अब जरा आवाजें सुनिए कश्मीर घाटी की। सबसे पहले कश्मीर घाटी की मुस्लिम महिलाओं की आवाजें, क्योंकि बहुत कम सुनाई देती हैं चुनावी मौसम में। और देखिए किस तरह से वे आज भी बहुत ही बुनियादी मांगों को लेकर अपने वोट का भविष्य तय करने पर मजबूर हो रही हैं। डेवलपमेंट, सड़कें, नौकरी, यह सुनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ज़्यादातर सड़क की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बारिश होती है, आज भी यहाँ पे बहुत सड़क ख़राब है, हद से भी ज़्यादा करना। गाड़ी आ सकते हैं ना, बच्चे, जब बारिश होती है ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई डॉक्टर के पास जा सकता है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर सड़क की। इसी तरह बेकार मजदूरी के लिए जाते हैं, कोई डालते है डाका डालते है, कोई चोरी करता है, कोई जाता है चरस के काम करते हैं, ड्रैक्स का काम करते हैं। वो किसके से जाते हैं? ये बेरोजगारी की वजह से। सुन सुन के हम परेशान हो गए। बस वोट मांगने आते कि हमें वोट दे दो, हम ये पैसे देंगे, कोई बोलता है पैसे देंगे, कोई बोलता है रोड ठीक करेंगे, लेकिन जब जीत जाते फिर पलट के नहीं देखते। और चलिए मेरे साथ देखिए कि कश्मीर की महिला पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कितनी मुश्किलों में काम कर रही है, किन किन दबावों को झेलकर किस तरह से अपनी उपस्थिति राजनीति में दर्ज करा रही है। इस बार जो ग्राउंड में औरतें निकली हैं, लड़कियां निकली हैं, बच्चियां निकली हैं, ये बहुत बड़ी बात है, खासकर साउथ में। यहाँ पे एक मर्द भी निकलना मुश्किल है, तो औरतों का, और खासकर हमारे साथ, शबीर साहब के साथ बहुत औरतें जुड़ी हुई हैं जी। इस टाइम भी 370 हटने के बाद चेंजिंग आई है, वो ये कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है। 370 हटने के बाद सबसे बड़ा इशू है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कोई हाथ नहीं।
वो लोग चाहते हैं कि बाहर निकले, खासकर औरतें, वो भी कहती हैं कि बाहर निकले, कुछ करें। अच्छा, लोग चाहते हैं बाहर निकलना। हाँ, क्योंकि अब लोग खुद अपना मुस्तकबिल तैयार करना चाहते हैं जी, अपना फ्यूचर खुद बनाना चाहते हैं, वो डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। और कश्मीरी महिला का सबसे बड़ा चेहरा, तेज तर्रार महिला का चेहरा इल्तिजा मुफ्ती बनकर उभरी इन चुनावों में। उन्होंने जिस तरह से गोदी मीडिया से लेकर जो कट्टरपंथ है उन दोनों को चुनौती दी, वह भी याद रखने लायक है और चुनाव के बाद भी उस पर चर्चा चलती रहेगी। ANI का माइक पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मोदी मीडिया नॉट अलाउड है ना। आई एम हैप्पी दैट देव कम हियर टू कास्ट देयर वोट। और मैं सुबह से पोलिंग बूथ्स में जा रही हूँ। नौजवान जो हैं, खवातीन हैं, यंग लड़कियाँ, जो हमारी बुजुर्ग लेडीज हैं, बुजुर्ग आदमी, दे आर ऑल कमिंग आउट टू कास्ट देयर वोट्स। दिल्ली शुड ऑनर दिस मैंडेट। दिल्ली शुड इंश्योर दैट इट्स अ फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और कश्मीर का मीडिया, उसकी जो स्थिति है वो कैसे देख रहा है इन चुनावों को, और उसे आशा है कि इन चुनाव की वजह से जो दरवाजे बंद थे रिपोर्टिंग के, जो खुले हैं मजबूरी में ही सही, उससे भी तस्वीर बदलेगी। इस बारे में बहुत अहम सवाल उठाया कश्मीर वाला के फहाद शाह ने। मीडिया का भी जो स्वभाव था या मीडिया का भी जो तरीका था वो भी बदलने लगा स्लोली। एक किस्म से एक वो रेड लाइन थी जो क्रॉस न की जाए। तो इस समय जो इलेक्शन है वो मतलब ऐसे जैसे हम भी लोगों से बात करते हैं, तो इस समय से एक मोमेंट है जहाँ पे कि लोग बात कर रहे हैं इस वक्त। तो पिछले 5 सालों में ज़्यादा बातें नहीं हुई, ज़्यादा ऐसे कोई रैलीज नहीं होती थी या ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इस इलेक्शन में लोग बाहर आ रहे हैं, लोग रैलीज में निकल रहे हैं। स्पेस कर्टेल हुई थी, जो स्पेस कम हुई थी, वो स्पेस को वो फिर से ग्रैब करना चाहते हैं। कश्मीर केसर के लिए भी जाना जाता है, कश्मीर सेब के लिए भी जाना जाता है, यानी खेती किसानी एक अहम मुद्दा है, चुनाव में भी रिफ्लेक्ट होता है। और केसर पोम्पोर में केसर के खेत उगाने वाला किसान किस तरह से देख रहा है, इन चुनाव से क्या अपेक्षा कर रहा है, और क्या वो कहीं भी मैच भी हो रहा है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है वह भी देखना ज़रूरी है। रियाज के शब्दों में, यहाँ पे पीडीपी का ज़्यादा सपोर्ट है, तो उनका मुद्दा यही है जो यहाँ पे साफरान डेवलपमेंट है उसको मैं डेवलप करूँगा। और दूसरी बात है जो स्टोन्स हैं पिछले 5 साल से बंद पड़े हुए हैं, तो उसको मैं खुलवाऊंगा, जो उस पर बैन है वो मैं उठाऊंगा, यही मुद्दा है उनको। और दूसरा मसला है उनका जो इस साफरान डेवलपमेंट जिसकी मैं बात की है मैंने, इस पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये जो इसकी जो सीडिंग की जो ग्रोथ है वो बढ़नी चाहिए, उस तरह के इकदाम में उठाऊंगा। और घाटी की बातचीत है, कश्मीर घाटी में इस बार चुनाव दिलचस्प बना इनकी वजह से। यह हैं इंजीनियर रशीद, जिनके बारे में हमने चर्चा की। वहाँ जब हम गए ज़मीन पर, तब भी युवाओं के बीच सबसे बड़ी एस्पिरेशन की बात यह थी कि इस शख्स की वजह से कश्मीर में जेल में डाले गए युवा एक पॉलिटिकल मुद्दा बने। और तमाम पार्टियों को यह कहना पड़ा कि हम भी अगर सत्ता में आए तो कोशिश करेंगे कि जेल से युवाओं को बाहर निकाला जाए, जो खौफनाक कानून हैं उन पर रिव्यू की बात हो। लिहाजा यह कश्मीर का सेंटिमेंट है। यह पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कहाँ जाएगा यह अलग बात है, लेकिन इसने बड़े पैमाने पर नीचे तक एक पॉलिटिकल प्रोसेस को निश्चित तौर पर शुरू किया है। और देखिए, इसी क्रम में राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी यहाँ अपना पर्सनल कनेक्ट जोड़ते हैं, कहते हैं उनका खून का रिश्ता है, और वह भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अपने नाना और अपने दादा का हवाला देते हैं। सवाल बहुत साफ है कि क्या उनका यह पर्सनल कनेक्ट यानी खून का रिश्ता पॉलिटिकल रिश्ते में तब्दील होगा और लोगों का भरोसा जीत पाएगा? यह भी डिसाइड यही चुनाव करने जा रहा है। और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला,
जिनके पास पॉलिटिकल विरासत बहुत पुरानी है, उन्हें भी मजबूर होकर अपनी टोपी नीचे उतारनी पड़ी और कहना पड़ा कि तुम मुझे वोट दो क्योंकि इस बार चुनाव बहुत खास हैं। तो एक चीज जो साफ दिखाई दे रही है कि जम्मू हो या कश्मीर, यहां पर चुनाव बहुत खास हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी और यहां के वोटरों के लिए भी, नागरिकों के लिए भी, क्योंकि दरअसल सभी चाह रहे हैं कि उनसे जो अधिकार छीने गए हैं उन अधिकारों की वापसी का जरिया अगर ये चुनाव बन जाएं तो शायद कश्मीर का जीवन भी बदले, जम्मू का जीवन भी बदले और उनका और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज का भविष्य भी बदले।